आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का सेकंड नंबर। ठीक है, पहला तो हमने पढ़ लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड में। पहले में हमने ये देखा था कि पावर को शेयर किया गया गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स के बीच में, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वाला और जानते हैं कि सेकंड में क्या है, किसके बीच में पावर को शेयर किया गया है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले वाले में क्या था, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, अब यहाँ पे आ गया लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक ना, सच एज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ना हम लोग बहुत बार यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो कहीं पे भी यूनियन गवर्नमेंट मिले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर शेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। तो पहला लेवल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये है हमारे गवर्नमेंट का लेवल। जैसे गेम आप खेलते हैं तो गेम में लेवल होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसी प्रकार से यहाँ पे लेवल 1 है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवल 2 है आपका स्टेट गवर्नमेंट और लेवल 3 है आपका लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें किस प्रकार से पावर को शेयर किया गया ये भी जान लेते हैं हम लोग। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज नॉन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसमें क्या था पहले वाले में, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि वो तीनों एक ही रास्ते पे था। लेकिन ये है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों भाई, क्योंकि सबसे ऊपर कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे कौन, स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे कौन, लोकल गवर्नमेंट। यानी कि ये जो एक सीढ़ी के जैसा बना हुआ है, और सीढ़ी कैसा होता है, पूरा खड़ा होता है, यानी कि वर्टिकल होता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड इन अ वर्टिकल फॉर्म टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है एक वर्टिकल फॉर्म में है। सबसे ऊपर हमारा सेंट्रल, उससे नीचे स्टेट और उसके नीचे हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो ये वर्टिकल फॉर्म में है, इसी के लिए हम लोग इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है फंक्शन भी सबका अलग अलग है। आगे अच्छा, यहाँ पे ना आपको कनेक्ट भी करते चलना है। पहला जो आपने पढ़ा था ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट में और लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट भी करते चलना है। उसमें ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसमें लेवल ऑफ गवर्नमेंट में किया गया है कि नहीं। उसमें जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया, इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है कि नहीं। आगे, द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म में हमारा रखा हुआ है सेंट्रल, स्टेट और लोकल। वर्टिकल फॉर्म में यानी कि ऊपर से नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इस प्रकार का है। इच लेवल कैन नॉट चेक दी अदर्स। अच्छा, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब पावर को शेयर किया गया था तो वहाँ पे तीनों जो है एक दूसरे के पावर को चेक कर सकता था, फंक्शन को चेक कर सकता था, है ना। तभी तो जज जो होते हैं हमारे कभी कभी पुलिस को डांट देते हैं, कभी कभी बड़े बड़े IAS IPS को भी डांट देते हैं। लेकिन इसमें जो है तीनों का तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कोई एक दूसरे के काम को चेक नहीं कर सकता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच लेवल कैन नॉट चेक दी अदर्स, तीनों इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे बिहार में शराब बंद है अभी, है ना। जब शराब यहाँ पे बंद हुआ तो क्या कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट आके बोला होगा बिहार गवर्नमेंट को कि आपने बिहार में शराब क्यों बंद किया? बिल्कुल नहीं कहा होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अलग है, लोकल गवर्नमेंट का पावर अलग है। कोई एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कोई भी एक दूसरे के फंक्शन को चेक नहीं कर सकता है। उसी तरह इसका अपोजिट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम कानून निकालेगा तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह सकता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, नहीं कह सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबका पावर अपना अलग अलग है। उसके बाद द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज नॉन एज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि किसी भी कंट्री के लिए जब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्री लेवल पे जो काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई भी नियम कानून निकालता है, पॉलिसी प्रोग्राम जो भी निकालता है, पूरे देश के लिए लागू होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद द गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज नॉन एज स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जब थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप, लोकल लेवल, सॉरी लोकल नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रोविंशियल यानी कि अपना ही स्टेट में, उसमें जब हम लोग अपना गवर्नमेंट को देखते हैं वो हमारा कहलाता है स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं। उसके बाद द गवर्नमेंट अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी भारत में तीसरा गवर्नमेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पर, सिटी में, और पंचायत कहाँ पर, विलेज में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि भारत में 3 प्रकार का गवर्नमेंट, पहला है सेंट्रल, उसके बाद स्टेट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारा थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है, 2 केस। लोकल गवर्नमेंट में यहाँ पे 2 केस अलग क्यों होता है, क्योंकि सिटी में यानी कि शहरों के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड म्यूनिसिपैलिटी, और गाँवों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड पंचायत। बेसिकली पंचायती राज कहते हैं हम लोग उसको। कोई डाउट इसमें, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का, तीनों का पावर अपना अलग अलग है। कोई भी किसी के पावर में टांग नहीं अड़ा सकता है, बिल्कुल भी नहीं अड़ा सकता है। तीनों का अपना काम अलग है, तीनों का पावर अपना अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ तक में कोई डाउट? अच्छा, यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन, तो क्या बता देंगे? पहले वाले क्लास में जो हमने पढ़ा वो, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब पावर शेयर किया गया तब, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहेगा तो कर देंगे आप, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, आगे ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? देखिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। इट इज अ गवर्नमेंट इन विच 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द कंट्री। जब किसी कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका भारत है कि नहीं? यानी कि भारत में यदि देखा जाए तो भारत में सेंट्रल है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ज़्यादा है ना। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 भी चलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब कंट्री को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, उसको अच्छे तरीके से चलाते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा फेडरल गवर्नमेंट का एक और एग्जांपल दे दीजिए फटाक से। नहीं, अभी जो हम लोग पढ़े हैं बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग और कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग। तीनों का पावर क्या था? अपना अलग अलग था, है ना। चलिए, तो एग्जांपल पूछा जाए फेडरल गवर्नमेंट का तो कुछ भी अभी जी आपको याद नहीं आया ना, तो एक भारत दे सकते हैं और एक आप बेल्जियम दे सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, और यहाँ से आपने 2nd नंबर के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आता है 3rd नंबर। चलो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग इसी क्लास में कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यदि बड़ा क्लास हो जाता थोड़ा सा हम लोग इसको आगे एक्सटेंड कर सकते थे। पढ़ते हैं कि आखिर 3rd में क्या लिखा हुआ है। तो पहले वाले में तो आपने देखा कि पावर जो है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में शेयर किया गया है। 2nd वाले में यानी कि आज वाले क्लास में आपने देखा कि पावर जो है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर पावर किसके बीच में शेयर किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भारत में यदि देखा जाए तो अलग अलग प्रकार का सोशल ग्रुप है, यानी कि सोशल ग्रुप के बीच में अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट हमको करना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये सोशल ग्रुप क्या है ना। सोशल ग्रुप में जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सोशल ग्रुप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं अपने भारत में? रिलीजन के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये हो गया हमारा रिलीजियस के तौर पे। और लिंग्विस्टिक ग्रुप के तौर पे लिया जाए तो जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे पंजाब वाले लोग अलग अपना लैंग्वेज बोलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद फिर कर्नाटक वाला अपना अलग बोलता है कि नहीं। केरल वाला अपना इंग्लिश बोलता है, अपना अलग है उसका। यानी कि आप यहाँ पे ये चीज़ इसको समझिए, यहाँ पे तीसरे वाले में ये कहा जा रहा है कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए भी पावर हमारा क्या हो चुका है? बढ़ चुका है ना। इसको हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो पहला बात रिलीजियस के तौर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रिलीजियस के तौर पे किस प्रकार का पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको समझिए पहले। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बड़ा ही मशहूर हिंदू और मुस्लिम का, ठीक है। जैसे अपना हिंदू वाले लोगों के पास जो भी अपना पर्व त्यौहार है वो अपने ढंग से मना सकता है, ये उनका क्या हो गया? पावर हुआ, है कि नहीं। इन्हीं को उनका ये अधिकार है।
तो वही अधिकार जो है, अच्छा जैसे एक चीज़ और समझिए इस चीज़ को पहले आप, हिंदू है मुस्लिम है, तो क्या दोनों में पर्व त्यौहार सेम है क्या? नहीं है। हिंदू में पर्व त्यौहार अलग है, मुस्लिम में हमारा पर्व त्यौहार अलग है, लेकिन दोनों कोई अपना पर्व त्यौहार पूरी आज़ादी से क्या कर सकता है, मना सकता है। तो क्या दोनों के पास अपना अलग अलग पावर है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। कोई एक दूसरे के पावर को दबा नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा रिलीजियस तौर पे। तो यहाँ पे हमारे संविधान में क्या कहा गया है? हमारे संविधान में ये कहा गया है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कोई अपना धर्म, अपने धर्म के लिए पर्व त्यौहार जो भी उनका है अपना पूरी आज़ादी से मना सकता है। यानी कि पावर सबका क्या है, अलग अलग है। कोई डाउट इसमें? ये हो गया हमारा रिलीजियस के तौर पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात आ जाता है हमारा लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए आप, हमारे केरल में इंग्लिश बोला जाता है ज़्यादातर, है ना। तो वहाँ के लोगों के लिए अलग पावर है। अलग पावर का मतलब ये हो गया कि उनके लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का मामला थोड़ा सा अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, पावर का यहाँ पे उसके लिए मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक बच्चा जो कि केरल में रहता था वो आ गया बिहार, है ना, और बिहार में हिंदी बोला जाता है, लेकिन वो बच्चा इंग्लिश में बोलता है, तो वो अपना एग्जाम कैसे देगा भाई, इंग्लिश में ही देगा, है ना। तो उनके लिए क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर अलग सेट किया जाएगा जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज के तौर पे। इसको और अच्छी तरीके से समझिए आप, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोलने वालों के लिए भी अलग अलग प्रकार का पावर है, बिल्कुल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर जाइए आप, जम्मू कश्मीर में हालांकि वहाँ पे तो हिंदी बोला जाता है। पंजाब वाला ले लीजिए आप, पंजाब में जो हमारे लोग पंजाबी बोलते हैं उसका पावर अपना अलग है। यानी कि यदि वो पंजाबी बोलते हैं तो वो आराम से अपना पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका अपना अलग पावर है कि नहीं। तो लैंग्वेज के नाम पर और धर्म के नाम पर जो है यहाँ पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, आगे, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स थ्रू विच सोशली वीकर सेक्शन एंड वोमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब इस चीज़ को समझिए ध्यान से। हमारे संविधान में ना ये भी चीज़ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी समाज जो है ना थोड़ा सा नीचे है, यानी कि वीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि बहुत बार हमारे भारत में ऐसा होता है ना, बहुत बार क्या आज भी होता है लगभग, कि जहाँ पर जो समाज थोड़ा सा पिछड़ा है वहाँ पे छोटे कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे क्या कर देता है सरकार, सीट को रिजर्व कर देता है, यानी कि उसको ना रिजर्व कर देता है कि यहाँ से जो है यही आदमी चुनाव के लिए लड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चुनाव में खड़ा नहीं होगा। उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, है कि नहीं। तो ये हमारे संविधान में है प्रावधान, ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी समाज यदि बहुत पिछड़ा है, वहाँ के लोगों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, उसको क्या कर दो, रिजर्व कर दो। मतलब कि वहाँ के लोगों को ही चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा और वही लोग चुनाव जीतेंगे और वही लोग अपने लोगों के लिए नियम कानून जो भी होगा बनाएगा अपना पार्लियामेंट में बैठ के। बात समझ रहे बात को। तो ये चीज़ हमारा है, किसके लिए है, बेसिकली जो समाज हमारा क्या थोड़ा सा पीछे है, जो कि थोड़ा सा नीचे हो चुका है ना, उसको अपॉर्चुनिटी उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इसके साथ हुआ है। और साथ ही साथ वुमेन के साथ भी हुआ है। बहुत जगह पर आप देखते होंगे कि किसी खास जगह से ना चुनाव में केवल वुमेन ही खड़ी होती है। क्यों भाई? क्योंकि वो जगह जो है वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अच्छा, वुमेन के लिए कोई भी जगह रिजर्व क्यों किया जाता है? ताकि वुमेन को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके, है ना। तो ये भी हमारे संविधान में प्रावधान है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि हमारे पार्लियामेंट में या फिर हमारे विधानसभा में वुमेन का भी संख्या रहता है। क्यों रहता है भाई? क्योंकि उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, आगे, ऑल्सो देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, वही बात है जो कि हमने अभी आपको कहा। ऑल्सो देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट फॉर वुमेन, यानी कि स्टेट लेवल पे असेंबली का बात हो रहा है और नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट का बात हो रहा है। इन दोनों में भी यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी वुमेन के लिए जो है सीट क्या है, रिजर्व कर दिया गया है ना। फलाने जगह से चुनाव लड़ेंगी तो फलाना महिला ही चुनाव लड़ेगी, कोई पुरुष चुनाव में खड़ा नहीं होगा। ये रिजर्व कर दिया जाता है वहाँ के लिए, ताकि वुमेन को वहाँ पे बढ़ावा मिल सके और जो छोटे कास्ट के लोग हैं या फिर जो वीकर सेक्शन है समाज के, उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है।
उसके बाद दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि इस प्रकार के सिस्टम से क्या होता है, इस प्रकार के सिस्टम से ये होता है कि जो भी लोग अपने आप को वंचित समझते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उसको क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके, वो भी अपने पावर को दिखा सके, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत में देखा जाए तो दलित समाज जो है बहुत समय से पिछड़ा ही माना जा रहा है ना। तो यदि उसको बढ़ावा दिया जाए, कहीं पे सीट जो है यानी कि कोई जगह है जहाँ पे कि रिजर्व कर दिया जाए कि यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो केवल और केवल दलित ही लोग चुनाव लड़ेगा, तो इससे क्या होगा, दलित वाले लोगों को एक हौसला मिलेगा कि हमारे लिए भी लोग क्या कर रहे हैं, यानी हमारे लिए भी सरकार क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसा करने से बेसिकली ये होता है कि जो थोड़ा सा दबा हुआ हमारा लोग है, जो कि उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है ना, वो अपने पावर को शो कर सकता है फिर आगे। उसके बाद दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर, यानी कि पावर में आने का, सत्ता में आने का यहाँ पे एक मौका मिल जाता है किसको, माइनॉरिटी वाले लोगों को, जो कि कमज़ोर है, जो कि कम संख्या में है ना, उनको भी पावर मिलता है, उनको भी मौका मिलता है कि हम भी गवर्नमेंट में आके हम भी अपना अपने लोगों के लिए नियम कानून अपना आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने यहाँ पे समझ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे 4th नंबर। ठीक है, चलिए कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? आगे मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।